हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 10 का इंग्लिश सप्लीमेंट्री का चैप्टर नंबर 2 द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य पढ़ाने जा रहा हूँ। विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन जिसकी राइटर हैं सिस्टर निवेदिता, जिसकी लेखिका हैं सिस्टर निवेदिता। ठीक है, विक्रमादित्य के बारे में अक्सर हम सभी ने सुना है कि वह इतिहास के एक बहुत बड़े न्यायाधीश थे, न्यायकार थे, जिन्होंने संभवतः कभी भी कोई गलत न्याय अपने जीवन में नहीं किया। ठीक है ना? यानी हम विक्रमादित्य के बारे में बहुत सारी बातें तो नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि वह एक न्यायकारी राजा थे। अब हम अपने किताब के हिसाब से जो कुछ मेन पैराग्राफ्स हैं उनको हम देख लेते हैं, जिससे कि आपको आसानी से कहानी समझ में आ जाए। ठीक है, जैसे पहला देखिए, वी आर फैमिलियर, यानी हम सब भली भांति विक्रमादित्य के नाम से परिचित हैं। विक्रमादित्य के नाम से परिचित हैं। ठीक है, और विक्रम संवत की जो शुरुआत हुई है वो विक्रमादित्य के नाम से हुई है, और ये उज्जैन में शासन करते थे। कहाँ शासन करते थे? उज्जैन में। ठीक है, मध्य प्रदेश का एक शहर है उज्जैन। ठीक है, यानी हम लोग इनके नाम से भली बात परिचित हैं, लेकिन हम इनके बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं। बस हम इनके बारे में इतना जानते हैं कि ये इतिहास के एक ग्रेटेस्ट जज कहे जाते हैं, ये इतिहास के एक महानतम न्यायाधीश कहे जाते हैं, या न्याय करने वाले राजा कहे जाते हैं। ठीक है, सेकंड बात देखिएगा, विक्रमादित्य वाज नेवर डिसीव्ड, यानी इनके बारे में कहा जाता है कि विक्रमादित्य ने शायद अपने जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाया, और ना ही उन्होंने कभी गलत व्यक्ति को सजा दी। यानी उनमें एक इस विशेष खासियत थी, एक खासियत हुआ करती थी कि जब भी कोई अपराधी उनके सामने आता था तो वे उसकी आंखों से उसके अपराध को देख लेते थे। इसीलिए जो अपराधी हुआ करते थे उनके सामने आने में घबराते थे और अपना गुनाह कबूल कर लेते थे। ठीक है ना? तो ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने कभी भी किसी भी व्यक्ति को धोखा नहीं खाया, और जब कभी कोई भी न्यायाधीश अगर बहुत अच्छा निर्णय सुनाते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि ये न्यायाधीश निश्चय ही विक्रमादित्य के पद चिन्हों पे चल रहा है। ठीक है, एक देख लीजिएगा, आफ्टर द डेथ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उज्जैन मध्य प्रदेश का शहर है जहां पर विक्रमादित्य शासन किया करते थे। लेकिन अब क्या है, आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य, यानी उनकी मृत्यु के बाद जो उनके महल थे, जो उनके किले थे, वो अब बिल्कुल क्या खंडहर बन चुके थे। और अब लंबे समय से खंडहर बनने के क्या वो जो जगह थी काफी रफली हो चुकी थी, काफी उबड़ खाबड़ हो चुकी थी, या वहां पर पेड़ पौधे हो चुके थे, और एक तरीके से वो जो स्थान था वो एक चरागाह के रूप में प्रयोग किया जाता था। यानी जो उज्जैन के पास के लोग थे, जो चरवाहे समुदाय के बच्चे लोग हुआ करते थे, वे अपने जानवरों को वहां पर चरने के लिए भेजा करते थे। ठीक है ना? और जो वहां के गढ़िये के बच्चे हुआ करते थे, वे सुबह ही अपने जानवरों को लेकर शाम होने तक चरागाहों में अपने समय को व्यतीत करते थे। ठीक है ना? क्योंकि उस समय जो वहां के गढ़िये बच्चे थे, शेपर्ड बॉयज थे, उनका यही काम था। ठीक है, और उनके पास जानवर चराने के दौरान बहुत सारा समय हुआ करता था कि वे उस समय को मौज मस्ती में आनंदित होकर व्यतीत कर सकें, खेल सके। और जब शाम हुआ करती थी तो एक चरवाहे का बालक मैदान के किनारे पर जाकर आवाज लगाता था। उससे क्या होता था, जितने मवेशी हुआ करते थे, जानवर हुआ करते थे,
वे सब इकट्ठे हुआ करते थे और शाम को अपने घर की ओर वापस आ जाया करते थे। यानी इस तरीके से वहां के गढ़िया जो बच्चे थे, चरवाहों के बालक थे, उनका इसी तरीके से क्या था, रोज का काम था। ठीक है। एट लास्ट वन ऑफ द बॉयज, यानी इसमें ये बताया गया है कि जो कुछ जगह जहां कभी महाराजा विक्रमादित्य का राज्य हुआ करते थे, किले हुआ करते थे, जो खंडर बन चुका था, वहीं उस ऊबड़ खाबड़ जगह में एक टीला सा था। क्या था? एक टीला, हरा टीला था, जो देखने में एक सिंहासन लगता था। क्या लगता था? एक सिंहासन लगता था। तो उसमें से एक बालक ने जब सोचा, एक बालक ने ये सोचा और उसने अपने लोगों से, अपने मित्रों से, अपने सहयोगियों से कहा कि मैं क्या हूं। जब वो बालक उस टीले पर बैठ गया, किस पर? उस टीले पर बैठ गया, तो उसने अपने संघ के बच्चों से कहा कि मैं न्यायाधीश हूं। मैं क्या हूं? न्यायाधीश हूं, और आप सब और तुम सब मेरे सामने अपने झगड़ों को लेकर आओ, मैं उन झगड़ों को निपटारा करूंगा। मैं उन झगड़ों का क्या करूंगा? निपटारा करूंगा। और तब जो उनके साथ जो उस बच्चे के सहयोगी हुआ करते थे, वे तुरंत झगड़ा करते थे, आपस में लड़ते थे कि ये खेत मेरा है, कि ये खेत उसका है। विवाद होता था, सीधे इस बालक के सामने लाया जाता था जो उसके हरे टीले पर बैठा हुआ था, और वो तुरंत ही उसका न्याय कर देता था। और वो इस तरीके से उनमें चलता रहता था, इस तरीके से उन बच्चों का चलता रहता था। वे लड़ते थे, झगड़ते थे और अपना विवाद को लेकर उस बालक के सामने ले जाते थे, जो उस टीले पर, जो कि एक सिंहासन के तौर पर बैठा रहता था। ठीक है। अगला है बट नाउ ऑल ऑफ सडन, यानी जो उसके सहयोगी बालक थे वो ये देखते थे कि जब उनमें से वन ऑफ द बॉयज, जो एक लड़का है, जैसे ही इस टीले पर बैठता है तो उसमें एक अजीब प्रकार के बदलाव आ जाते हैं, उसकी आवाज बदल जाती है और वो गंभीर हो जाता है। वो कैसा हो जाता है? गंभीर हो जाता है। और जैसा कि उस जगह से नीचे उतरता है, उस सीट से नीचे आता है, तो उसमें अलग बदलाव होता है, और जैसे ही वो सीट पर पहुंच जाता है तो एकदम गंभीर और शांत हो जाता है। और ऐसा लगता है कि निश्चय ही इस बालक में विक्रमादित्य की जो आत्मा है, जो स्पिरिट है, जो आत्मा है, स्पिरिट ऑफ नॉलेज, वो कहीं ना कहीं इसमें प्रवेश कर जाती है। इसीलिए ये ऐसा न्याय कर पाता है। ठीक है। अगर देख लीजिए ग्रेजुअली दिस न्यूज, यानी जिस तरीके से वो अपने सहयोगियों, अपने साथियों का विवादों का निपटारा करता था, ये घटना धीरे धीरे आस पड़ोस के क्षेत्रों में फैलने लगी, आसपास के लोगों में फैलने लगी, और बड़े लोग, चाहे महिला हो या पुरुष हो, अपने अपने विवादों को लेकर उसके सामने आते थे, और सभी लोग उसके निर्णय से खुश होकर जाते थे, यानी संतुष्ट होकर जाते थे। वो कभी किसी को असंतुष्ट नहीं भेजता था। ऐसा उस समय उन क्षेत्रों में ये प्रचलन बन चुका था। यानी उज्जैन के आसपास ऐसा माहौल बन चुका था कि लोग अपने विवादों को लेकर इस शेफर्ड बॉय के पास आते थे, वो न्याय करता था और सभी लोग संतुष्ट होकर वापस लौट जाया करते थे। ठीक है। नाउ अब क्या है कि उज्जैन में एक राजा, जो जब इस चीज को सुनता है, जब इस बातों को सुनता है अपने दरबारियों के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा, तो उसे विश्वास होता है कि निश्चय ही वह बालक विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठा होगा या बैठ रहा है। ठीक है। तो वे इस चीज की सच्चाई पता करने के लिए जब उन्होंने अपने दरबारियों से कहा, तो उन्हें पता चल गया कि निश्चय ही वहां पर कुछ ऐसा जगह रही है, या वो ऐसे क्षेत्र है जहां पर कभी महाराजा विक्रमादित्य का सिंहासन राज्य के लिए हुआ करते थे। सो द स्टेटमेंट, इसीलिए राजा ने निश्चय किया कि इस स्थान को खुदवाया जाए और पता किया जाए कि यहाँ पर क्या चीज है। इसलिए फावड़ों से कुदालों से उस जगह को खोद दिया गया। और खोदते गए, यानी अंत में जो मजदूर थे
यानी एक ऐसा पटिया, एक ऐसी पट्टिका मुझे प्राप्त हुई संगमरमर की काली, जो जिसको 25 देवदूत साधे हुए थे, जिनके पंख लगे हुए थे, जिनके पंख लगे हुए थे। ठीक है, उस मूर्ति को, उस चट्टिका, उस पट्टिका को या उस पटिया को बड़े सम्मान के साथ राजमहल में लाया गया, बड़े सम्मान के साथ राजमहल में लाया गया। राजा ने अपने लोगों से कहा कि पूजा करो, उपवास रखो, ताकि ये शुद्ध हो सके और हम अगले दिन, कुछ दिनों बाद हम इस सिंहासन पर बैठेंगे। तो राजा की आज्ञा अनुसार वहां के लोगों ने उपवास रखे, प्रार्थनाएं की, पूजा की, और इस तरीके से वह दिन भी आ गया, इस तरीके से वह दिन भी आ गया जिस दिन राजा सिंहासन पर बैठने के लिए तैयार हुए, जिस दिन राजा सिंहासन पर बैठने के लिए तैयार हुए। ठीक है ना। तो जैसे ही राजा सिंहासन पर बैठने के लिए तैयार हुए, अचानक एक देवदूत उनमें से बोला, एक देवदूत उनमें से बोला, हैव यू डिजायर टू रूल अदर्स किंगडम। एक देवदूत ने उनसे पूछा कि ठहरो महाराज, आप मुझे एक चीज का, प्रश्न का एक जवाब दीजिए। क्या आपने कभी अपने और राजाओं के साम्राज्य की ओर या उनको पाने की लालसा नहीं की? राजा तनिक रुक जाता है या राजा तनिक सोचता है और वो इस बात को सुन के ही शांत पड़ जाता है। तो देवदूत कहता है कि अब आप इस सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं है, अभी आप इस सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं है, जाइए, उपवास रखिए, प्रार्थना करिए और फिर से आप इस पर बैठने के लिए तैयार होकर आइए। ऐसा कहकर वो देवदूत, जो 25 थे ना, कितने थे? 25, उसमें से एक देवदूत उड़ जाता है। एक देवदूत क्या हो जाता है? उसमें से उड़ जाता है। अगले कुछ दिनों बाद, प्रार्थना उपवास के बाद, राजा फिर से आता है उस सिंहासन पर बैठने के लिए। जैसे ही राजा उस सिंहासन पर बैठने को तैयार होता है, फिर से एक देवदूत उन्हें रोकता है और उनसे जानना चाहता है, डिजायर टू पेस रिच अदर्स, क्या आपने कभी जो धनी लोगों का या दूसरे लोगों की संपत्ति की इच्छा नहीं की? क्या आपने दूसरों के धन, अमीरों के धन को अपने अधिकार में लेने की इच्छा नहीं की? इस बार भी राजा कहीं ना कहीं अपने आप को अयोग्य समझता है। इस बार भी कहीं ना कहीं राजा अपने आप को क्या समझता है? अयोग्य समझता है और वो पुनः उस सिंहासन पर बैठने के अयोग्य साबित हो जाता है। फिर से वो देवदूत कहता है, जाइए, पूजा कीजिए, उपवास रखिए, अपने आप को शुद्ध कीजिए और आप फिर से आइए। इस तरीके से राजा हर बार सिंहासन पर बैठने के लिए तैयार होते हैं। एक देवदूत के द्वारा कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है, राजा उस प्रश्न का जवाब सही नहीं दे पाते हैं, वो राजा फिर लौट आते हैं और ऐसा होते लास्ट वो समय आ गया जब 24 देवदूत आसमान में उड़ गए, आकाश की ओर उड़ गए। केवल लास्ट में एक देवदूत रह गया। जब राजा उस देवदूत के सामने पहुंचे सिंहासन पर बैठने के लिए, तभी उस देवदूत ने फिर से एक सवाल पूछा कि महाराज, क्या आप अपने हृदय से पूर्णतः शुद्ध हैं? क्या आपका हृदय पूर्णतः पवित्र है? क्या आपका हृदय एक छोटे बच्चे के समान पवित्र है? इस पर राजा ने जवाब दिया। तो राजा ने कहा, मैं अनवर्दी हूं। यानी जब उन्होंने ये सवाल सुना तो राजा शांत रह गए। तो देवदूत ने कहा कि, यानी जब राजा ने कहा ना, प्योर एज लिटिल ऑफ चाइल्ड, यानी उन्होंने कहा कि क्या आपका हृदय पूर्णतः बच्चे के समान पवित्र है? राजा ने इसका जवाब ना में दिया। या राजा ने बहुत धीमे से कहा, आई एम नॉट वर्दी, यानी मैं इसके बैठने लायक नहीं हूं, या मेरा हृदय बच्चे के पूर्ण समान शुद्ध नहीं है। ऐसा सुनकर जो अंतिम देवदूत था
ऐसा सुनकर जो अंतिम देवदूत था वो अपने सिर पर जो ब्लैक स्लेव थी, जो क्या थी, ब्लैक स्लेव थी, या जो चट्टान थी या जो सिंहासन था, उसको लेकर आसमान में उड़ गया, उसको लेकर आसमान में उड़ गया, उसको लेकर आसमान में हमेशा के लिए उड़ गया। और इस तरीके से दिस वाज हाउ, और इस तरीके से पृथ्वी से हमेशा के लिए महाराजा विक्रमादित्य का सिंहासन हमेशा के लिए क्या हो गया, अदृश्य हो गया। क्या हो गया, अदृश्य हो गया।